हेलो नमस्कार, पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं निकिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम ब्लड का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने ब्लड का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने देखा था ब्लड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो था हमारा प्लाज्मा और सेकेंड था हमारा रुधिराणु, जिसमें कि हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था कि जो प्लाज्मा है वो ब्लड का 60% पार्ट होता है। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था कि जो रुधिराणु है वो ब्लड का 40% पार्ट होता है। ठीक है, एवं हमने ये भी जाना था कि ब्लड का जो रुधिराणु है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो हमारा आरबीसी, ठीक, देन उसके बाद डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स। ओके, जिसमें कि हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया था कि आरबीसी क्या होता है, आरबीसी के कार्य क्या हैं, एवं संपूर्ण जानकारी हमने आरबीसी की ले ली थी। आज की क्लास में हमें डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डब्ल्यूबीसी। ओके, तो जो डब्ल्यूबीसी है उसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक, जैसे कि हमने देखा था कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम था, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का भी साइंटिफिक नेम होगा। ठीक है, आरबीसी को हमने एरेथ्रोसाइट्स पढ़ा था, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट्स। ओके, जैसे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये तो कॉमन है, ठीक है, सभी को पता होता है। लेकिन मेनली क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है हमारा ल्यूकोसाइट। उसके बाद डब्ल्यूबीसी जो है वो बनेगी कहाँ पर, तो कहाँ बनेगी, जैसे हमने देखा था कि आरबीसी कहां बन रही है, तो आरबीसी हमारी बोन मैरो में बन रही थी। कैसे बन रही थी? आफ्टर बर्थ, है ना, जन्म के बाद। जन्म के पहले कहां बन रही थी? लीवर में बन रही थी। वैसे ही हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो उसका निर्माण भी कहां पर होगा? अस्थि मज्जा में होगा। एवं डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी सेल है, उस की सेल में केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या है? एक अपने आप में सेल है एवं उसके सेल में एक केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी की सेल में केंद्रक प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी की सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, केंद्रक प्रेजेंट होगा। अब इसके सेल में केंद्रक प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो मृत्यु है वो कहां पर होती है? रक्त में ही होती है। इसको कहीं स्पेशल जगह जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं होती, ना इसकी कोई अलग से कोई कब्रगाह होती है, ये ब्लड में ही इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहां होती है, तो वो होती है हमारे रक्त में ही। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी का आकार है वो होता है इर्रेगुलर से अनिश्चित। कभी उसका आकार आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, कभी ऐसे देखने को मिल सकता है, कभी ऐसे देखने को मिल सकता है, मतलब उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे अमीबा होता है, उसका आकार कभी भी निश्चित नहीं होगा, कभी वो अलग टाइप से देखने को मिलेगा, कभी अलग टाइप से देखने को मिलेगा। वैसे ही सेम जो डब्ल्यूबीसी है उसका भी आकार निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसका जो शेप है वो इर्रेगुलर या अमीबा शेप का होता है। देन उसके बाद इसका जो जीवन काल है, कहीं कहीं पर ये 3 से 5 दिन देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर 10 से 12 दिन देखने को मिलेगा। मैंने एक एवरेज लेकर चली हूँ कि 8 से 10 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है, देन उसके बाद इसकी संख्या कितनी होती है, जो इसकी संख्या है डब्ल्यूबीसी की वो होती है 6000 से 10000। ठीक है, इसके जो नंबर्स हैं हमारे ब्लड में वो 6000 से 10000 हैं। एवं ये कलर में कैसा होगा, तो ये कलर में कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। क्यों होता है रंगहीन? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे हमने देखा था कि आरबीसी में क्या था, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर लाल कलर था। वैसे ही डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, देन उसके बाद डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि एवं कमी, है ना, ऐसा है ना कि सभी चीजों की एक लिमिट होती है। अगर वो बढ़ जाएगा तो भी नुकसानदायक है, अगर वो कम होगा तो भी नुकसानदायक है। वैसे ही अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसमें ल्यूकोसाइटोसिस नामक एक डिसीज हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात करें कि डब्ल्यूबीसी में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होता है? ल्यूकोपेनिया नामक डिसीज हो जाती है। ठीक है, दोनों हमें याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से क्या होगा एवं डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होगा। ठीक है, वृद्धि से क्या होगा? ल्यूकोसाइटोसिस होगा एवं कमी से ल्यूकोपेनिया होगा। ओके, देन उसके बाद इसका कार्य क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे
कोई आपका साथ दे ना दे, आपके पास कोई रहे ना रहे आपकी रक्षा के लिए, लेकिन आपके शरीर के अंदर आपकी WBC हमेशा आपकी रक्षा करेगी, ठीक है। तो WBC का मेन कार्य है शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर रोगों से रक्षा करना, ठीक है, क्योंकि हम बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, वायरस भी जा रहे हैं, कुछ रोगाणु भी जा रहे हैं, तो उन सभी से हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो कौन करेगा? WBC। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है WBC, ठीक है। तो इसको कहीं कहीं पर क्या पुलिसमैन भी कहने को मिलता है, क्योंकि हमारी रक्षा कौन करता है? तो पुलिस करती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर अगर कोई रक्षा कर रहा है तो उसको हम पुलिसमैन ही कहेंगे, ठीक है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? शरीर के अंदर रोगों से रक्षा करना एवं हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, ठीक है। मतलब कि जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको क्या करेगा? ये बढ़ाएगा, जिससे हम कुछ भी ऐसा कुछ खाना खाएंगे जिसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे जो हमारे अंदर हार्मफुल होंगे, तो उनसे उनको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो WBC है इसके बारे में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, सभी को हमको पढ़ के रखना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 6000 से 10,000 आप बोल सकते हो, 8000 से 10,000 आप बोल सकते हो। इसका जीवन काल क्या है? तो मैंने बता दिया है, कहीं कहीं 4-5 दिन देखने को, 4 से 5 दिन देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 8 से 10 और कभी कभी 10 से 12 दिन देखने को मिलता है, ठीक है। साथ में इसका आकार कैसा होता है? तो अनिश्चित होता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है रोगों से रक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब WBC जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो है कणिका युक्त और एक है आकणिका युक्त, ठीक है। एक में होंगे कण और एक में कण नहीं होंगे, ठीक। तो WBC कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है, कणिका युक्त और आकणिका युक्त, ठीक है। जो कणिका युक्त है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, इजोनोफिल्स, बेसोफिल्स एवं न्यूट्रोफिल्स। वैसे ही जो आकणिका युक्त है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, लिम्फोसाइट्स एवं मोनोसाइट्स, ओके, गॉट इट। तो अभी हम एक एक करके पूरा देखेंगे कि आखिर ये न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, मोनोसाइट्स क्या होता है, लिम्फोसाइट्स क्या होता है। अभी फिलहाल हमें इतना देखना है कि जो WBC है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो है कणिका युक्त और एक है आकणिका युक्त, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स एवं अग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो जो कणिका युक्त नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या होंगे? कण कण प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये भी कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है, इजोनोफिल्स, बेसोफिल्स एवं न्यूट्रोफिल्स। और जो आकणिका युक्त है जिसकी WBC की सेल्स में कण नहीं होंगे वो क्या होंगे? आकणिका युक्त, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, लिम्फोसाइट्स एवं मोनोसाइट्स, ठीक है। देन उसके बाद ये देखिए, यहाँ मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, इजिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको कण दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे कण दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए ये, ठीक। तो ये क्या है? हमारा कणिका युक्त है। बेसोफिल्स में भी आपको छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, ये भी क्या है? हमारा कणिका युक्त है, ठीक है। इजिनोफिल्स में भी छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है? कणिका युक्त है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कणिका युक्त है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे आकणिका युक्त, ठीक है। तो जो कणिका युक्त है इनके कोशिका द्रव्य में क्या होगा? कण होंगे, दानेदार कुछ प्रोटीन्स होंगे, फैट्स होंगे, ठीक। तो ये जो होता है वो 3 टाइप का होता है। अभी मैंने बताया जस्ट कि जो कणिका युक्त है वो 3 टाइप में होगा, इजिनोफिल्स होगा, बेसोफिल्स होगा एवं न्यूट्रोफिल्स होगा, ओके। तो जो इजिनोफिल्स है इसका जो काम होता है, इसका काम होगा कि जैसे प्रोटोजोआ हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, हमारी स्किन में कुछ ऐसी एलर्जी हो गई या फिर हमारी स्किन में कुछ ऐसा संक्रमण हो गया, उसको ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। कौन? इजिनोफिल्स। इसको याद रखना है, ठीक है। तो इजिनोफिल्स का काम क्या है? स्किन में प्रोटेक्ट करना, जैसे अगर कुछ संक्रमण हो गया या फिर शरीर स्किन में कोई एलर्जी हो गई या फिर बोल सकते प्रोटोजोआ संबंधित कोई एलर्जी हो गई, बीमारी हो गई, तो उन सब से क्या करेगा? रक्षा करेगा, ओके। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो बेसोफिल्स है ये क्या करेगा? शरीर के अंदर होने वाली एलर्जी से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। हमने कुछ खा लिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया चले गए जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो गई, तो उससे कौन रक्षा करेगा? बेसोफिल्स करेगा। जो बेसोफिल्स है वो WBC में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, 0 to 5%, ठीक है। बेसोफिल्स शरीर के अंदर WBC की जो संख्या होती है उसमें सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? बेसोफिल्स पाया जाता है, ओके। देन उसके बाद आते हैं हम किस पर? न्यूट्रोफिल्स पर, ठीक है।
जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या करेगा, जीवाणुओं, रोगाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों को क्या करता है, नष्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए WBC में सबसे ज्यादा किसकी संख्या होगी, तो किसकी होगी, न्यूट्रोफिल्स की। 60 to 70% इसकी जो होती है संख्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाएगा, तो पाया जाएगा बेसोफिल्स। सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाएगा, तो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, हमें ध्यान रखना है, ओके। जो न्यूट्रोफिल्स है इसका मेन काम क्या है, जीवाणु हो गए या फिर कुछ बैक्टीरिया हो गए या कुछ ऐसे रोगाणु हो गए, उनको क्या करेगा, ये मार देगा, ठीक है। किल, इसका काम होता है उनको मारना, ठीक है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कुछ रोगाणु आए, कुछ जीवाणु आए, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया आए, उनको ये तुरंत पकड़ पकड़ के क्या कर देगा, मार देगा, ओके। देन उसके बाद हम देखते हैं क्या कि जो आकणिका युक्त है उनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। अभी एक बार और आप ध्यान से सुन लो, नहीं समझ में आया आप एक बार और सुन लीजिए, ठीक है। जो WBC थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, एक कणिका युक्त था और एक आकणिका युक्त था, ठीक है। कणिका युक्त मतलब जिसमें दानेदार कुछ कण पाए जाएंगे, आकणिका युक्त जिसमें कण नहीं पाए जाएंगे। कणिका युक्त जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड था, एक तो था हमारे इजोनोफिल्स, एक था न्यूट्रोफिल्स, एक था बेसोफिल्स। इजोनोफिल्स का काम क्या था, मेनली उसका काम था प्रोटोजोआ वगैरह हो गया या हमारी स्किन में कुछ ऐसा संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उन सब से क्या करना, रक्षा करना, ठीक है। वेसोफिल्स का मैंने बताया था ये WBC की सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, 0 to 5% पाया जाता है। साथ में हमने बताया इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि शरीर में एलर्जी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। साथ में ना इसमें हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, वो मैं बताऊंगी कि हेपेरिन होता क्या है, ओके। उसके बाद मैंने बोला न्यूट्रोफिल्स, तो जो न्यूट्रोफिल्स है ये WBC में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 60 से 70% पाया जाता है। जो इसका काम है, इसका काम है जीवाणु तथा रोगाणुओं का भक्षण करना या उनको मारना, ठीक है। अब हम आते हैं किस पर, आकणिका युक्त पर। तो जो आकणिका युक्त है इसमें कण नहीं पाए जाएंगे, कोई दानेदार प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसकी जो सेल होगी उसमें क्या, सिंपल सी बात है, इसकी सेल में दाने नहीं पाए जाते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट्स और एक होता है मोनोसाइट्स। एक होगा क्या हमारा लिम्फोसाइट्स और एक होगा मोनोसाइट्स, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स होता है इसका मेन काम होता है एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करना या एंटीबॉडी बनाना। हम बोलते हैं ना कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, एंटीबॉडी ही तो रोगों से रक्षा करेगी, रोगों से लड़ेगी, है ना। क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसी हार्मफुल चीजें खाते पीते रहते, कुछ ऐसा देखकर तो करेंगे नहीं। हम सांस भी ले रहे हैं तो उसमें रोगाणु आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो उन सब से लड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो उसमें जो एंटीबॉडी ही तो मेन लड़ेगी, तो जो एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करेगा वो कौन करेगा, हमारा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है T लिम्फोसाइट्स और एक होता है B लिम्फोसाइट्स। इसको हमें याद रखना है कि लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, एक होता है T लिम्फोसाइट्स और एक होता है B लिम्फोसाइट, ठीक है। जो T लिम्फोसाइट्स होता है उसका जो आकार होगा वो T जैसे होगा, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, ठीक है, या फिर एंटीबॉडी को डेवलप करना, ठीक। जो T लिम्फोसाइट से बनेगा बोन मैरो में, लेकिन इस जो परिपक्व या जो मैच्योर होगा वो कहाँ पर होगा, थाइमस में होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि ये बनेगा तो बोन मैरो में ही, लेकिन इसका जो परिपक्व हो गया, मैच्योर होगा, वो कहाँ पर होगा, थाइमस में होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं B लिम्फोसाइट्स। तो B लिम्फोसाइट्स भी क्या करता है, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करता है, ओके। उसके बाद हम आते हैं मोनोसाइट्स पर। जो मोनोसाइट्स है ये शरीर की, ठीक है, मतलब ये WBC की सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन अलग अलग आप ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा संख्या में क्या पाया जाएगा, तो न्यूट्रोफिल्स पाया जाएगा। सबसे बड़े आकार में कौन है, तो वो है मोनोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये शरीर के अंदर रोगाणु का भक्षण करेगा। जैसे मारेगा कौन, तो मारेगा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उसने क्या किया, सबको मार दिया। अब मारने के बाद उस बॉडी को कोई ना कोई खाने के लिए चाहिए है, तो उसको खाता कौन है, उसको खाएगा मोनोसाइट्स। इसीलिए ये शरीर में थोड़ा हट्टा कट्टा है, इसीलिए सबसे बड़ा है, ठीक है। हम ये रिलेट कर सकते हैं, ओके। तो इसका काम क्या है, शरीर में रोगाणुओं का भक्षण करता है, ओके। फिर उसके बाद यह शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, ये भी हमें ध्यान रखना, मतलब यह WBC में सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। देन उसके बाद
आते हैं, अब यहाँ पर हमारा WBC जो है खत्म हुआ, ठीक है, WBC के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसके MCQ हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। अभी हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, ठीक है, तो जैसे हमने बोला था कि जो WBC का साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा था, RBC का साइंटिफिक नेम पढ़ा था, वैसे ही हमें प्लेटलेट्स का भी साइंटिफिक नेम जानना है। तो इसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। ये याद रखना कि जो प्लेटलेट्स है ये केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है, मतलब मैमल्स में ही पाई जाती है, मैमल्स के ब्लड में ही पाई जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स के सेल में भी केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है, ओके, तो इसमें भी केंद्रक नहीं होगा प्लेटलेट्स में, ठीक है, लेकिन WBC में केंद्रक था, ठीक है, RBC में केंद्रक नहीं था और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं है, ठीक। देन उसके बाद इसका भी निर्माण कहाँ पर होगा? बोन मैरो में होगा। जैसे कि RBC का निर्माण बोन मैरो में हुआ था, WBC का निर्माण बोन मैरो में हुआ था, वैसे ही प्लेटलेट्स का निर्माण भी किस में होगा? बोन मैरो में होगा, मतलब अस्थि मज्जा में होगा, ओके। फिर जो इसका जीवन काल है, ठीक है, लाइफ स्पैन है, वो होगा 3 से 5 दिन, ठीक। देन उसके बाद इसकी जो संख्या है ये होती है 2.5 से 3 लाख, या फिर हम बोल सकते हैं 2.5 से 3-4 लाख तक इसकी संख्या जो होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा कि प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू होता है या डेंगू होने से प्लेटलेट्स की कमी होती है? तो डेंगू होने से प्लेटलेट्स की कमी होती है, ना कि प्लेटलेट्स की कमी होने से डेंगू होता है, ओके, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक। इसकी जो मृत्यु होगी वो कहाँ पर होगी? प्लीहा में होगी, है ना। जैसे RBC की भी मृत्यु कहाँ पर हो रही थी? स्प्लीन में हो रही थी, इसीलिए RBC का कब्रगाह हम किसे कह रहे थे? स्प्लीन को कह रहे थे। इसकी भी मृत्यु कहाँ पर होगी? स्प्लीन में होगी, प्लीहा में होगी। सिर्फ WBC की मृत्यु कहाँ पर हो रही थी? ब्लड में हो रही थी, ओके। इसका जो आकार है, इसका आकार भी अनिश्चित होता है, या फिर कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि इसका आकार उत्तल लेंस के जैसे होता है, ठीक। फिर इसकी अगर संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, जैसे कि WBC की संख्या में वृद्धि हो गई थी तो क्या हो गया था? ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। वैसे ही प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइटोसिस। जो इसका साइंटिफिक नेम है ना, उसी से आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि WBC का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट था तो उसकी वृद्धि से हो रहा था ल्यूकोसाइटोसिस, वैसे ही हमारी प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट्स है तो उसकी वृद्धि से क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। और सेम वैसे ही इसकी कमी से क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। दोनों बहुत ज्यादा IMP है, इसको ध्यान रखना, ओके। बाकी मैंने बता ही दिया है कि डेंगू के होने से प्लेटलेट्स में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। फिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का कार्य है ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करना या ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में छोटी मोटी भी चोट आ जाएगी तो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होगा और रेगुलर ब्लड का फ्लो बहता रहेगा, तो उससे क्या? मृत्यु भी हो सकती है, ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो रक्त का थक्का है वो बनता कैसे है ना। पहले हमने प्लेटलेट्स की एक छोटी सी जानकारी ले ली कि कैसे क्या होता है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इजी है, 2-4 बार भी पढ़ोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमने बोला कि प्लेटलेट्स का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है, वैसे ही थ्रोम्बो करके आपको पूरे में इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉट होने की प्रोसेस आखिर होती कैसे है। तो जो ब्लड क्लॉट है, सबसे पहले जैसे हमें लगी या फिर कट गई या कुछ भी छोटी मोटी चोट आ गई, ठीक है, जिसमें ब्लड बहने लगा, ठीक है, तो जैसे ही ब्लड बहेगा तो साथ में क्या निकलेंगे? प्लेटलेट्स भी निकलेंगी, ठीक है। देन उसके बाद जो प्लेटलेट्स है वो क्या है? एयर के कांटेक्ट में आएंगी। हमें कट लगा या हमें चोट आई, ब्लड बाहर निकला, जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा तो एयर तो है, सब में है, तो वो एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगी तो वो किसका निर्माण करेगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेगी, ठीक है। मतलब कि थ्रोम्बोसाइट्स मिलकर या फिर थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, ये एयर के कांटेक्ट के आने पर क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेगा, ओके। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के साथ क्रिया करके, ठीक है, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन एवं कैल्शियम के साथ क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फिब्रीन बनाएगा, ठीक है। थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फिब्रीन बनाएगा। मैंने बताया था ना कि फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, ये वही है, ठीक। तो ये क्या करेगा? फिब्रीन का निर्माण करेगा। जो फिब्रीन है ये एक जालीदार या फिर रेशेदार एक प्रोटीन है, ठीक है।
ये जालीदार रेशेदार प्रोटीन का जैसे ही निर्माण होगा तो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स क्या है, एक कण ही है, ठीक है, वो उसमें फंस जाएंगे जिसकी वजह से लिक्विड प्लाज्मा बाहर नहीं निकलेगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। ये एक जालीदार क्या है, एक प्रोटीन है। ऐसे जाली का निर्माण हो जाएगा या रेशे का निर्माण हो जाएगा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एक कण ही है तो वो उसमें क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके फंस जाएंगे जिसकी वजह से लिक्विड प्लाज्मा बाहर नहीं आ पाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। एक बार और ध्यान से समझिए और सुनिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट पर आने पर क्या बनाएगा, हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा, ठीक है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करके, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन एवं कैल्शियम के साथ क्रिया करके क्या, किसका निर्माण करेगा, थ्रोम्बिन का निर्माण करेगा, ओके। देन थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फिब्रीन का निर्माण करेगा। फिब्रीन एक रेशेदार प्रोटीन है जहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स या फिर हम एक शब्द में बोले रुधिराणु फंस जाएंगे एवं ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो रक्त का थक्का बन जाएगा। यही हमारी छोटी सी प्रोसेस है किसकी, ब्लड क्लॉट होने की। ये जो छोटी सी प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं कैस्कोडिंग प्रोसेस, ठीक है। ये 4 मिनट की होती है, 4 मिनट में ऑल मतलब 4 मिनट में ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वही मैं बता रही हूँ कि जाली में क्या है, कण फंस जाते हैं जिसमें लिक्विड प्लाज्मा बाहर नहीं निकल पाता है। अब ब्लड क्लॉट करने में जो मेनली हेल्प करता है वो करता है विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के का काम क्या है, तो ब्लड क्लॉट करने में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। और ब्लड क्लॉट करने के लिए जरूरी प्रोटीन कौन सा है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो ब्लड क्लॉट करने में कौन सा रुधिराणु हेल्प करता है, ठीक है। तो रुधिराणु 3 टाइप का होता है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी एवं एक प्लेटलेट्स। तो कौन सा रुधिराणु हेल्प करेगा ब्लड क्लॉट करने में, तो ब्लड क्लॉट करने में रुधिराणु हेल्प करेगा प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर देन उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो कौन सा प्रोटीन हेल्प करेगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि ब्लड क्लॉट करने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हेल्प करेगा। देन उसके बाद बात करें कौन सा तत्व या धातु या एलिमेंट्स हेल्प करता है, तो सभी को पता होगा कौन करेगा, कैल्शियम करेगा, ठीक है। अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कैल्शियम के साथ वो क्या करेगा, क्रिया करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा विटामिन करेगा, तो के करेगा, ठीक। ये आपको चारों चीजें याद रखनी है कि ब्लड क्लॉट करने में कौन सा रुधिराणु, कौन सा ब्लड कार्पोसेल्स हेल्प करेगा, तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सा तत्व या धातु हेल्प करेगा, तो कैल्शियम करेगा। कौन सा विटामिन हेल्प करेगा, तो विटामिन के हेल्प करेगा। कौन सा प्रोटीन हेल्प करेगा, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हेल्प करेगा, ठीक है। फिर अभी जस्ट मैंने बताया कि ब्लड क्लॉट होने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, कैस्कोडिंग प्रोसेस कहेंगे, जो कि 4 मिनट की क्रिया होती है, ठीक है। फिर अब मैंने बताया कि ब्लड क्लॉट करने में कौन सा प्रोटीन हेल्प करेगा, फाइब्रिनोजेन। लेकिन शरीर के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, वहां अगर क्लॉट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, डेथ भी हो सकती भाई, ठीक है। तो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो, ठीक है, उसके लिए भी तो कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए। तो उसके लिए जो प्रोटीन है वो है हेपेरिन नामक एक प्रोटीन है, या हेपेरिन नामक एक घटक है जो कि क्या करता है, ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का जमने से रोकता है, ठीक है। 2 अलग अलग चीजें हैं, शरीर के बाहर जो ब्लड बह रहा है तो उसको क्लॉट करने की बात अलग है, शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसको क्लॉट करने की बात अलग है। तो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट होने की तो जरूरत नहीं है, ब्लड क्लॉट हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। तो उससे बचने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हेपेरिन होता है, और शरीर के बाहर अगर ब्लड बह रहा है तो वो ब्लड रोकने के लिए फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन हेल्प करता है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी होगी कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में प्लेटलेट्स का ब्लड में कितना अनुपात होता है, कितना रेशो होता है। तो जैसे ही मैंने आरबीसी पढ़ाया था तो मैंने बताया था आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही है। और हमें सबसे ज़्यादा आपको कभी भी कहीं भी ब्लड देखने को मिला होगा तो क्या लाल लाल ही तो दिखता है ना, क्योंकि 50 लाख है, 50 लाख में हीमोग्लोबिन भी होगा, मतलब आरबीसी सबसे ज़्यादा है, उसमें हीमोग्लोबिन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो रेड होगा। कभी सफ़ेद ब्लड देखा, नहीं देखा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आरबीसी होता है, 50 लाख होता है। उसके बाद मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो मैंने बताया था 6000 से 10,000 के बीच में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो मैंने
बोला 2.5 लाख से 3 लाख बोल सकते हैं, 2.5 लाख से 4 लाख हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा जो है संख्या क्या होगी, मतलब रेशो की बात करें कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी में प्लेटलेट्स का रेशो क्या है, तो 600:1:40, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आता है कि आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का रेशो क्या है, तो आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का रेशो है 601, ठीक है। 600 अगर आरबीसी है शरीर के अंदर ब्लड में, 600 आरबीसी है तो 1 डब्ल्यूबीसी है और 40 प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। इसका रेशो याद रखना। देन उसके बाद बात करें कि शरीर में सबसे ज़्यादा मतलब ब्लड में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या होगी, तो सबसे ज़्यादा संख्या आरबीसी की होगी, अभी मैंने बताया 50 लाख है। देन उसके बाद किसकी होगी, प्लेटलेट्स की होगी, 2.5 लाख से 3-4 लाख होती है। फिर उसके बाद किसकी होती है, डब्ल्यूबीसी की होती है 10-12 हज़ार, 6 हज़ार से 8 हज़ार, 10 हज़ार के बीच में होती है, ठीक है। लेकिन संख्या अलग है और आकार अलग है, ठीक है, दो अलग अलग फैक्ट हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी की होती है, लेकिन ब्लड में सबसे बड़ा आकार जो होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी का, क्योंकि ये मेनली क्या काम करता है, रोगाणु का भक्षण करता है, मारता काटता रहता है भाई, तो खा पी के मोटा हो गया, ठीक है, तो शेप में सबसे ज्यादा है, ठीक। उसके बाद और आरबीसी का काम हमें पता है गैसों का परिवहन करता है भाई, पूरे टाइम हमको ऑक्सीजन लाना ले जाना है, तो संख्या में ज्यादा होगी। एक लेबर ज्यादा काम कर पाएगी या 100 लेबर ज्यादा काम कर पाएंगी, 100 कर पाएंगी, ठीक है, तो इसीलिए इसकी संख्या ज्यादा होती है। देन उसके बाद बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होगा। देन उसके बाद प्लेटलेट्स का सबसे छोटा आकार किसका होता है, रुधिराणु में आरबीसी का होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है वो होता क्या है, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।